नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लिबरलिज़म हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और आज मेरी कोशिश है कि आज लिबरलिज़म की जो पॉलिटिकल थ्योरी है, क्योंकि आईआर में लिबरलिज़म को हम दूसरे तरीके से देखते हैं और पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में जब पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि लिबरलिज़म की चीज़ों को ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए, क्योंकि ये लगभग 5वां वीडियो है लिबरलिज़म के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि क्या चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था मल्टीकल्चरलिज्म को, तो आज हमको समझना है लिबरलिज़म की प्रॉस एंड कॉन्स। कुछ चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी लिबरलिज़म की प्रॉस कॉन्स के बारे में कि किस तरह से डेमोक्रेसी में टेरिनी ऑफ मेजॉरिटी की चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन लिबरलिज़म से इन्फ्लुएंस किसी डेमोक्रेसी में टायरनी ऑफ मेजॉरिटी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कई तरह के सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सिक्योरिटी मिली हुई होती है। पॉलिटिकल राइट मिले हुए होते हैं, कल्चरल राइट मिले हुए होते हैं, सोशल सिक्योरिटी या सोशल राइट मिले हुए होते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं प्रोस एंड कॉन्स से और आगे कुछ और चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम भिखु परेख या और बिल किमलिका जैसी मल्टीकल्चरल थिंकर्स की बातें करेंगे, जो कि लिबरलिज़म से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो प्रॉस क्या अच्छी चीज़ें हैं लिबरलिज़म में। पहली बात तो ये इंडिविजुअल को कई तरह के इकोनॉमिक फ्रीडम देता है, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई हो, वो इकोनॉमिक राइट उसको मिले हुए होते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम मिली हुई होती है और इसमें लाइसेंस जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब एक तरह से कहें कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत रिस्ट्रेंट नहीं फेस करना होता है। वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं उसमें गवर्नमेंट के प्रोसेस बहुत सिंपल होते हैं, तो इसलिए एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ लिबरल कंट्रीज़ में ज़्यादा तेज़ी से संभव है। दूसरा है एलिमिनेट्स स्लेवरी, वाई छूट गया, एलिमिनेट्स स्लेवरी। तो स्लेवरी को ये ख़त्म करने की बात करता है, क्योंकि स्लेवरी अगर किसी सोसाइटी में है तो जो स्लेव हैं उनके राइट को बहुत ही डिमिनिश्ड फॉर्म में उनसे उनको ट्रीट किया जाता है। उनको किसी तरह के मतलब एक तरह से कहें उनको ह्यूमन की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है, स्लेव्स को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये स्लेवरी को ख़त्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल, दुनिया में जितने इंडिविजुअल हैं उनको कई तरह के ह्यूमन राइट देने की बात करता है। उनको कई तरह के इकोनॉमिक राइट हैं, सोशल राइट हैं। जैसे इंडिया में हम कहें कि अनटचेबिलिटी, स्लेवरी जैसी चीज़ें तो नहीं थी, लेकिन अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें जो स्लेवरी से कम ही ख़राब हैं। तो वहाँ से एक तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिबरल आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया, तो ऐसे ही दुनिया के आज शायद किसी सोसाइटी में, शायद ही कोई सोसाइटी हो, हमको तो नहीं पता है ऐसी कोई सोसाइटी जहाँ स्लेवरी आज एग्जिस्ट करती हो। एक तरह से कहें कि इसमें लिबरलिज़म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। स्टेबल इकॉनमी, लिबरलिज़म में सभी को एक तरह से कहें कि सभी को कई तरह के सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट होते हैं। खास करके इकॉनमी में सभी फ्री होते हैं, तो जो जिस भी ट्रेड को करना चाहता है वो करता है, और इस तरह से सभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होकर काम करते हैं। तो इकॉनमी बूस्ट करती है और इसमें एक तरह से कहें कि इसमें चूँकि गवर्नमेंट सभी चीज़ों को नहीं कंट्रोल करती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट फेलियर के चांसेस नहीं होते हैं या कम होते हैं, और इसीलिए इकॉनमी स्टेबल सी होती है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर छोटी मोटी कुछ क्राइसिस आ भी रही हैं तो उनको कंट्रोल कर लेता है, और बाकी ज़्यादातर चीज़ें इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडिविजुअल बिजनेसमैन खुद ही देखते हैं। तो अगर छोटे मोटे क्राइसिस आ रहे हैं तो इंडिविजुअल उसको फेस करता है, सरकारें नहीं। तो कंट्री की इकॉनमी एक तरह से कहें एक मायने में स्टेबल रहती है। फ्यू रेगुलेशन, इंडिविजुअल को कई तरह की लिबर्टी दी जाती हैं, तो सरकार को बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं करना होता है। प्रिजर्व ह्यूमन राइट, जो कि मल्टीकल्चरलिस्ट आइडिया है, मल्टीकल्चरलिस्ट राइट। तो लिबरलिज़म में ह्यूमन राइट को प्रिजर्व किया जाता है, ह्यूमन राइट को प्रमोट किया जाता है। अगर किसी सोसाइटी में कई कल्चर के लोग हैं तो मल्टीकल्चरल राइट भी दिए जाते हैं उनको। ये कल्चर रिलीजियस बेसिस पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे या और भी कई बेसिस में उनके बेसिस पे हो सकते हैं, तो उस बेसिस पे उनको राइट दिया जाता है। जैसे इंडिया में रिलीजियस बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ कल्चर हैं,
क्रिश्चियन या मुस्लिम्स, इन सभी को सेपरेट राइट मिले हुए हैं, माइनॉरिटी राइट। इक्वलिटी की बात करता है ये कि जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, मेल फीमेल या किसी भी कंट्री के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी कलर के हों, तो वो सभी इक्वल हैं। तो ये इसका अच्छा बात यह है कि ये इक्वलिटी की बात करता है। और लिबरलिज़म ये बात भी करता है कि इसमें चूँकि इंडिविजुअल फ्री है, चाहे सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, तो गवर्नमेंट चाहे तो इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करके इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन की बात कर सकता है या और चीज़ों के। क्योंकि जब हम इससे परे किसी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की बात करें अगर, तो उसमें गवर्नमेंट को सब कुछ करना होता है, तो गवर्नमेंट पर ही सारे काम आश्रित हो जाते हैं। इंडिविजुअल ये सोचता है कि ये तो काम गवर्नमेंट का है, तो मैं क्यों करूं। जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम है, तो सरकार जैसे स्वच्छ गंगा अभियान लॉन्च कर दी, तो इसमें एक इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आप गंगा में कूड़ा करकट मत डालिए, तो इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा, नदियाँ साफ़ होंगी। या इंडिविजुअल से सरकार ये कह सकती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, सरकार भी कुछ पेड़ लगा सकती है। तो गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के इन्वॉल्वमेंट से इसमें ना सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बल्कि और कई ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। कई तरह के सोशल इविल को ख़त्म करने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सरकार कहे कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस आइडिया के हिसाब से इंडिविजुअल अपनी एक तरह से फैमिली में अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रमोट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। कलेक्टिव सिक्योरिटी, प्रिजर्विंग द लिबर्टी ऑफ देयर मेंबर एंड प्रमोटिंग ऑर्डर एंड जस्टिस विद इन दी कम्युनिटी। तो लिबरलिज्म कभी कभी कल्चरल राइट के नाम पे एक तरह से कहें कलेक्टिव सिक्योरिटी की भी बात करता है। इंडिविजुअल जैसे मान लो कि कल्चरल राइट जो हैं वो इंडिविजुअल राइट नहीं, वो ग्रुप राइट होते हैं। तो वो ग्रुप राइट, उस ग्रुप के सभी मेंबर को ऐसे राइट दिए जाते हैं जिससे वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, सिक्योर करने का। इससे ग्लोबल हार्मनी भी मेंटेन हो सकती है। कई पीस और कोऑपरेशन के माध्यम से वर्ल्ड में पीस लाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि किस तरह से एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बना और उससे पीस की एक तरह से कहें पीस का गोल सेट किया गया कि इससे हम वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्री के बीच में कोऑपरेशन होगा और वर्ल्ड में पीस आएगा। कोई तीसरा वर्ल्ड वार हम नहीं देखेंगे। तो लिबरल आइडियाज़ वर्ल्ड में ग्लोबल हार्मनी को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम इसके अगेंस्ट में टोटलिटेरियन आइडियाज़ की बात करें, तो जो दोनों एक तरह से कहें वर्ल्ड वार हुए, वो सेल्फ इंटरेस्ट और टोटलिटेरियन आइडियाज़ के बेसिस पे हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार तो बिल्कुल टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के एक तरह से कहें का ही एक रिजल्ट था। जर्मनी, इटली जैसे कंट्रीज़ जहाँ पर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट आ गई, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई, और उसके चलते सेकेंड वर्ल्ड वार हमको फेस करना पड़ा। तो इसीलिए लिबरल आइडियाज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार से किसी भी कंट्री का कोई भला नहीं होने वाला है। तो आज वर्ल्ड में जो लिबरल आइडियाज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट वजह ये भी है। फेयर कंपटीशन, मिनिमल स्टेट रेगुलेशन। तो लिबरलिज्म में स्टेट इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ही कम रेगुलेट करता है, और जो एक तरह से कहें अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके बीच में एक फेयर कंपटीशन को सेट करने की कोशिश करता है। तो जो लिव एलोन वाली बातें थी क्लासिकल लिबरलिज्म में, उसको हटा करके जो नियो क्लासिकल लिबरलिज्म आया, उसमें कुछ फेयर कंपटीशन को सेट करने के लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। ये आइडिया माना गया है। और इस तरह के जो कंटेम्प्रेरी नियो लिबरलिज्म है, इसमें फेयर कंपटीशन को इंश्योर किया जाता है। इसके लिए सरकार चाहे तो कुछ तरह के टैक्स बैरियर लगा सकती है, या और कई स्टेप हैं जिनको सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अनफेयर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटे बिजनेसमैन इस तरह की कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते हैं, और वो क्योंकि इसमें एक तरह से
जैसे मान लो एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जो कि इंडिया में आई है और इंडिया में एक छोटा सा बिजनेसमैन है, तो उसके सामने गवर्नमेंट कितना भी टैक्स लगाए, बैरियर लगाए, लेकिन उनके सामने छोटे बिजनेसमैन तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज का ये भी है। इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को चूँकि कई इकोनॉमिक राइट दे दिया जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम दे दिया जाता है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं होता है गवर्नमेंट का, तो इससे कई तरह के डिजास्टर आते हैं। मार्केट इनकन्सिस्टेंसी, एक तरह से कहें कम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम होता है, तो चूँकि मार्केट में जो एक्टर हैं, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, उन पर ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, तो वो बहुत ही कंसिस्टेंट वे में काम नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि आज टमाटर का प्राइस इतना ज़्यादा है, या फिर कई बार हम देखते हैं कुछ चीज़ों के प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं, तो जिन प्राइवेट बिजनेसमैन के पास में ये चीज़ें होती हैं, वो मार्केट कैप्चर करके रखने की कोशिश करते हैं और कई बार मार्केट में सप्लाई कम कर देते हैं, तो अचानक से उसका दाम बढ़ जाता है। तो मार्केट में कई तरह की इनकन्सिस्टेंसी भी इसकी वजह से आती हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ें कंट्रास्टिंग लगती होंगी कि एक बार उसका हम फीचर बता रहे हैं और एक बार उसका डिसएडवांटेज बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, फीचर के साथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओवर डिपेंडेंस, इंडिविजुअल को खुला छोड़ दिया जाता है कि आओ तुम, हमको पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, ये है वो है, लेकिन इंडिविजुअल अगर मान लीजिए इतना सक्षम नहीं है, तो जब तक वेलफेयर स्टेट के रूप में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी, तब तक इंडिविजुअल को कितनी भी ऑटोनॉमी, कितना भी लिबर्टी, कितना भी फ्रीडम दे दिया जाए, इंडिविजुअल की जो नीड्स है वो फुलफ़िल नहीं होगी। तो इसीलिए इंडिविजुअल को अपने ही ऊपर ओवर डिपेंडेंस कर दिया जाता है, और इसी के चलते कुछ कंट्रीज़ में वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं। गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि इंडिविजुअल को कई तरह के पॉलिटिकल फ्रीडम होते हैं, और पॉलिटिकल फ्रीडम के चलते इंडिविजुअल जितना चाहे उतना सरकार का विरोध कर सकता है, सरकार की बुराई कर सकता है, सरकार का क्रिटिसिज्म कर सकता है। एक्सटेंसिव सोशल प्रोटेक्शन होता है, एक तरह से कहें कि जैसे जो वेलफेयर स्टेट हैं, तो वो सोशल मतलब एक तरह से कहें सोसाइटी में ओल्ड एज पेंशन या कई तरह के पेंशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकॉनमी होती है ज़्यादातर, तो वहाँ से टैक्स की जो मनी आ रही है उससे वो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो सोशल प्रोटेक्शन खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर हम बात करें, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में खास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकॉनमी तो है, लेकिन सोशल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाती हैं, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट वहाँ पर है। तो एक्सटेंसिव सोशल प्रोटेक्शन होता है, ओल्ड एज पेंशन या अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चूँकि सभी को फ्रीडम होती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो जिस तरह के इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अगर किसी एक ऐसे कंपनी का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है जो इंडिया के लोग नहीं चाह रहे हैं या इंडिया के लोगों के लिए ठीक नहीं, जैसे मान लीजिए कि ड्रग्स कोई कंपनी बना रही है, तो चूँकि फ्री हैं बाहर की कंपनियां, तो इंडिया के लोग चाह ना चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लिबरल आइडियाज़ से प्रमोटेड हैं, और एमएनसीज़ को ये फ्रीडम है कि वो किसी भी कंट्री में जा करके उसको सेटअप करें। तो कई बार लोगों की चॉइसेस या गवर्नमेंट की चॉइसेस के अगेंस्ट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और चूँकि कंट्री और वर्ल्ड इसी तरह के आइडियाज़ पे वर्क कर रहा है, तो उसको रोक नहीं सकते हैं। जो वो पसंद नहीं कर रहे हैं उसको भी रोकने में असक्षम होते हैं, या कई तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कंट्री की सॉवरेंटी के अगेंस्ट में जाकर के वो बाहर की कंपनी एमएनसी आके इस्टेब्लिश हो रही हैं, बल्कि ये है कि कई बार एमएनसीज़ की वजह से किसी कंट्री के एक तरह से कहें किसी स्टेट की ऑटोनॉमी या कई तरह के कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मोरल इश्यूज़ भी आती हैं इसमें, क्योंकि कई बार इंडिविजुअल ऐसे काम कर सकता है जो सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यू, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन
जो सोसाइटी में कुछ बनी हुई चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट में जाके कर सकता है ऐसा काम, तो वो मोरल इश्यूज़ कह सकते हैं कि वो मोरलिटी के अगेंस्ट में जाकर के मोरल इविल, मतलब एक तरह से कहें ऐसा जो अनएथिकल हो ऐसा कर सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी है। कल्चरल इशू है कि एक तरह से कहें कि ह्यूमन राइट और फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन, तो हम कम्युनिटेरियनिज्म में बात करते हैं कि कई बार सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाके काम कर सकता है, या किसी कल्चर में ऐसे कल्चर में रह रहे हो जिसमें आपको एक्सपेक्टेड है कि आप उस कल्चर को फॉलो करें, लेकिन आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप दूसरे कल्चर को फॉलो करने लगे, तो ये कल्चरल इशू भी आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि क्रिटिसिज्म एंड सपोर्ट टू लिबरलिज्म फ्रॉम डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्रुप। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिबरलिज्म में प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग लेंस से जब चीज़ें देखी जाती हैं तो लिबरलिज्म को अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। कंजर्वेटिव जो हैं, कंजर्वेटिज्म की जो आइडिया को फॉलो करते हैं ऐसे लोग जैसे कि एडमंड बर्क या और भी लोग जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लिबरलिज्म है वो एक तरह से कहें प्रोग्रेस और मटेरियल गेन के लिए इतना आतुर होता है, इतना इसमें मोटिवेशन होता है उसको लेकर के कि एक तरह से कहें कि वो सोसाइटी की नॉर्म्स, सोसाइटी की वैल्यू, ट्रेडिशन को अंडरमाइन कर सकता है, क्योंकि ये रेशनैलिटी के नाम पे सारी चीज़ें करती हैं और नेचुरल इक्वलिटी इसमें फॉलो किया जाता है, लेकिन सोसाइटी में नेचुरली सब इक्वल नहीं है। आप अपने जैसे अपने परिवार में देखें तो जो घर के बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो एक तरह से फैमिली में हायरार्की होती है कि एक छोटा सा बच्चा या एक व्यक्ति अपने दादा या अपने पिताजी के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से सोसाइटी में भी चीज़ें चलती हैं, हायरार्की होती है सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी में कास्ट की हायरार्की है, तो कंजर्वेटिव जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लिबरल आइडियाज़ के नाम पे इक्वलिटी की बात कर रहे हो, फ्रीडम की बात कर रहे हो, तो ये सोसाइटी टूट जाएगी, मतलब एक तरह से कहीं विखंडित हो जाएगी। इसमें सोशल वैल्यूज़ जो हैं, कम्युनिटेरियन वैल्यूज़ जो हैं, इसको मानोगे नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी कई तरह के। एनार्किस्ट लिबरल आइडिया को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि लिबरल आइडिया कहने को लिबरल आइडिया है, इसमें ये स्टेट के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहा है और स्टेट का नेचर ही होता है वो बहुत ऑप्रेसिव होता है। कहने के लिए पॉलिटिकल राइट दे देगा फ्रीडम का, लेकिन जब कोई सरकार के अगेंस्ट में बोलेगा तो उसको जेल में जाके बंद कर देंगे। तो स्टेट एनार्किस्ट के अनुसार स्टेट बहुत ऑप्रेसिव होता है, वायलेंट होता है, करप्ट होता है, रेड टाइपिज्म जैसी चीज़ें इसमें होती हैं, और ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इंश्योर कर नहीं सकता है, उसके अगेंस्ट में ही काम करता है जब कोई सरकार के अगेंस्ट में बोलता है। तो मार्क्सिज्म तो चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो या देंग जियाओपिंग हो, इन्होंने एक तरह से कहें इंडिविजुअल की लिबर्टी या लिबरल आइडियाज़ के अगेंस्ट में ही बातें लगभग की हैं। कार्ल मार्क्स ने फाउंडेशनल एस्पेक्ट जो है लिबरल थ्योरी का, आप जानते ही होंगे कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में कितनी बातें बोली हैं, उनका पूरा प्रिंसिपल ही कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में है। लेनिन जो कि मार्क्स की आइडियाज़ को प्रैक्टिकल वर्जन दिए, उन्होंने कहा कि ये जो लिबरल साइंस है ना, ये वेज स्लेवरी को प्रमोट करता है, क्योंकि लिबरलिज्म कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। और कैपिटलिज्म में होता क्या है, कैपिटलिज्म में इंडस्ट्री में वर्कर्स को रखा जाता है और उनको कुछ मिनिमल पैसे दिए जाते हैं और उनको घंटों घंटा काम कराया जाता है। तो एक तरह की एक स्लेवरी है जिसमें बेज मिलता है लोगों को, ये बेज स्लेवरी है। लिबरलिज्म बेज स्लेवरी को प्रमोट करता है, उसको डिफेंड करता है। हालांकि कुछ ऐसे भी स्कॉलर हैं जिन्होंने बेज स्लेवरी को क्रिटिसाइज़ भी किया है, जैसे कि थॉमस पेन जिन्होंने राइट ऑफ मैन लिखा, हेनरी एवांस हैं, सिल्वियो गेसेल हैं, ये लोग हैं जो बहुत क्रिटिक हैं बेज स्लेवरी के। देंग जियाओपिंग जो कि चाइना के पहले एक तरह से उसके जो मॉडर्न चाइना है उसके पहले लीडर माने जाते हैं, उन्होंने लिबरलाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया, लिबरल आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा ये लिबरलाइजेशन नहीं है, ये तो बुर्जुआ लिबरलाइजेशन है, जो कि जो रिच पीपल हैं या फिर जो प्रॉपर्टीड क्लास है, एलिट क्लास है सोसाइटी का,
उनके लिए लिबरलाइजेशन है। कहने के लिए आप पॉलिटिकल राइट दे दिए, लेकिन पॉलिटिकल राइट से सिर्फ काम नहीं चलेगा। सोसाइटी में गरीब रह रहा है, अब आप कहने के लिए एक वोट एक व्यक्ति का कॉन्सेप्ट दे दिए कि अंबानी के ही जैसा एक गरीब व्यक्ति है और वो दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों बराबर तो नहीं है ना। इकोनॉमिकली दोनों में बहुत अंतर है। अंबानी एक एरोप्लेन में अकेले यात्रा करेंगे और वो व्यक्ति हो सकता है कि पैदल ही जाके कहीं से उसको आना पड़े, उसके पास पैसे ना हों। तो देंग जियाओपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत एक तरह से कहें सोशलिस्ट वर्जन लिबरलिज्म का था। उसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने लिबरलाइजेशन को बुर्जुआ लिबरलाइजेशन के नाम से पॉइंट आउट किया। फेमिनिस्ट भी लिबरल आइडियाज़ को बहुत क्रिटिक करते हैं। उन्होंने कहा कि आप लिबर्टी की बात करते हैं, ये कौन सी लिबर्टी है। आप कहने के लिए कहते हैं कि ऑल ह्यूमन बीइंग सेम हैं, इक्वल हैं, लेकिन महिला पुरुष के बराबर तो सोसाइटी में नहीं ट्रीट की जा रही है। आज भी हम देखते हैं सेक्सुअल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज आ रहे हैं, डोरी जैसी चीज़ों की बात की जा रही है। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर तो आज नहीं ट्रीट किया जा रहा है। तो ये कौन सी इक्वलिटी, कौन सी लिबर्टी की बात ये लिबरलिज्म कर रहा है। इस बेसिस पे एक तरह से कहें अलग अलग फेज़ में जो फेमिनिस्ट हुए हैं, हम कभी बात करेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट की, लेकिन ये समझिए कि क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप कहते हैं मतलब एक तरह से लिबरलिज्म जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल लाइफ की बात करता है, पब्लिक स्फीयर की बात करता है। एक तरह से कहें कि वुमेंस की प्राइवेट स्फीयर में, उनके घर में किस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका सप्रेशन हो रहा है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, इसकी बात ये लिबरलिज्म नहीं कर रहा है। तो ये फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। फासिस्ट भी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि जो ये लिबरलिज्म है ये कैपिटलिज्म की आइडिया को प्रमोट करता है, इसमें मटेरियलिज्म के आइडियाज़ हैं, इसमें रैशनलिज्म की आइडियाज़ हैं और इंडिविजुअलिज्म के आइडियाज़ हैं। इसमें इतनी रैशनैलिटी है, इतनी इंडिविजुअलिटी है कि एक तरह से कहें कि ये स्टेट का नेशन में डिवीज़न जैसी चीज़ें भी ला सकता है। जैसे मान लो कि इंडिविजुअल को आप फ्री छोड़ दिए हैं, तो इंडिविजुअल एक अलग कंट्री के डिमांड के भी अलग कंट्री की डिमांड कर सकता है। तो ये डिविजिव टेंडेंसीज़ को प्रमोट करता है, फासिस्ट बोलते हैं, क्योंकि फासिस्ट तो टोटलिटेरियन है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम ज़्यादा हो जाने पर कंट्री की इंटीग्रिटी, यूनिटी के लिए खतरा होता है। फासिस्ट कुछ ऐसे फासिस्ट मैनी फासिस्ट एग्री विथ लिबरल्स इन दियर सपोर्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो बहुत ऐसे फासिस्ट हैं जो लिबरल से कुछ मायने में मैच करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो आपने राइट दिया है वो अच्छी बात है, मार्केट इकॉनमी को आप प्रमोट कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो सभी फासिस्ट क्रिटिकल नहीं हैं लिबरल्स के अगेंस्ट में, लेकिन हाँ नॉर्मली अगर हम जनरली बात करें तो फासिज्म लिबरलिज्म के अगेंस्ट में या क्रिटिक है। अब हम समझते हैं कि क्या लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ा, तो मल्टीकल्चरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर की बात करें हम तो बिल किमली का, भिखू परेख की हमने बात की। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैम्पियन हैं जो लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के बहुत एक तरह से कहें क्रिटिक हैं। बिल किमली का कहती हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखा मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, CVT PG में ये किताब भी पूछी गई है कई बार। तो बिल किमली का कहती हैं कि ये जो सिटीजन्स हैं वो दो तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, दोनों के मेंबर होते हैं। एक तो पॉलिटिकल कम्युनिटी है जिसमें स्टेट के द्वारा सिटीजनशिप दिया जाता है कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं, अमेरिका के सिटीज़न हैं, रसिया के सिटीज़न हैं, डेनमार्क, फ्रेंच, मतलब किसी कंट्री के सिटीज़न हैं, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है। इसके अलावा कंट्री में कल्चरल कम्युनिटी भी होती है। एक कंट्री में कई तरह के कल्चर के लोग हो सकते हैं, जिसको उन्होंने मल्टी कल्चरलिज्म की आइडियाज़ से पॉइंट आउट किया। तो वो कल्चरल कम्युनिटी जो है उसको कल्चरल एक तरह से कहें कल्चरल कम्युनिटी में का भी मेंबर वो होता है इंडिविजुअल। एवरी सिटीजन हैविंग देयर ओन लैंग्वेज कल्चर एंड नो कल्चर इज सुपीरियर टू अदर। तो उन्होंने कहा कि कोई कल्चर हो सकता है कि इसमें ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हों और किसी कल्चर में हो सकता है कम लोग फॉलो कर रहे हों, लेकिन कोई कल्चर ऊंचा नहीं है, कोई कल्चर नीचा नहीं है, सब इक्वल हैं। और इस बेसिस पे उन्होंने मल्टी कल्चरलिज्म की बात की
किमलिका ने यह भी कहा कि वेलफेयर स्टेट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ताकि यूनिटी जो है मेंटेन रहे और कंट्री की या नेशन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो गरीब होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत अमीर होंगे, तो सोसाइटी में जब इनइक्वलिटी ज़्यादा होती है तो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, उनमें एक तरह से कहें सेपरेट कंट्री की डिमांड हो सकती है। तो एक तरह से कहें ये सेपरेटिज्म की टेंडेंसीज़ को रोकने के लिए स्टेट के द्वारा कई तरह के वेलफेयर पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं ताकि इनइक्वलिटी कम हो और स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। स्टेट इसके एक तरह से कहें इन्हीं वेलफेयर पॉलिसीज़ के चलते इस बात को डिस्करेज करने का काम करता है जो माइनॉरिटीज़ कल्चर हैं, माइनॉरिटी कल्चर ग्रुप के लोगों को, और वो मेजॉरिटी कल्चर के मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो कल्चर यानी मेजॉरिटी कल्चर जो है उसको प्रमोट करने का काम करता है। ये बिल किमलिका का अपना आर्गूमेंट है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल किमलिका कहते हैं यानी जो लिबरल मल्टी कल्चरलिस्ट हैं बिल किमलिका, वो लिबरल आइडियाज़ को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन वो क्रिटिक हैं। वो कहती हैं कि लिबरलिज्म में और कुछ करने की ज़रूरत है, इसीलिए उनको लिबरल मल्टी कल्चरलिस्ट बोला जाता है। तो वो कहती हैं कि लिबरल वैल्यूज़ एकोमोडेट कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, कि लिबरल वैल्यूज़ में ही माइनॉरिटीज़ के कल्चर को एकोमोडेट करना किया जाता है। वो दो तरह के माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं कि किसी कंट्री में जो कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं, अभी उन्होंने कहा कि दो तरह की कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, पॉलिटिकल और कल्चरल कम्युनिटीज़। तो जो कल्चरल कम्युनिटी है वो दो तरह की होती है। एक तो उस कंट्री की अपनी कल्चरल कम्युनिटी जिसको इंडिजिनस कल्चरल कम्युनिटी या इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप कहा गया, और एक दूसरा जो बाहर से आ सकता है, जैसे मान लो इंडियन अमेरिका में जाके रहें और अपने कल्चर को फॉलो करें, तो वो इमिग्रेंट कल्चरल ग्रुप हैं। तो दो तरह के कल्चर बिल किमलिका के अनुसार किसी कंट्री में पाए जाते हैं। ही सेड दैट कल्चरल मेंबरशिप ऑफ सिटीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि जो कल्चरल मेंबरशिप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल फ्री है ये चूज़ करने के लिए कि उसका कल्चरल मेंबरशिप क्या हो। मतलब अगर एक माइनॉरिटी कल्चर का व्यक्ति ये चाह रहा है कि मेजॉरिटी कल्चर को अडॉप्ट करे, तो उसको फ्री होने देना चाहिए, उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो जिस कल्चर को चाहे उसको अडॉप्ट करे। और इस आधार पे उन्होंने बैड मल्टी कल्चरलिस्ट और गुड मल्टी कल्चरलिस्ट की बात की कि गुड मल्टी कल्चरलिस्ट वो हैं जो अपने कल्चर के किसी व्यक्ति को दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए सप्रेस नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं या रोकते नहीं हैं। वहीं पर बैड मल्टी कल्चरलिस्ट ऐसे हैं जो दूसरे कल्चर के व्यक्ति को अपने कल्चर को अडॉप्ट करने से रोकते हैं या अपने कल्चर के किसी व्यक्ति को दूसरे कल्चर में जाने से रोकते हैं। बिल किमलिका ये भी कहती हैं कि जो इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप है, जो किसी कंट्री के अपने कल्चरल ग्रुप हैं, उनको कुछ राइट मिलने चाहिए, कल्चरल राइट मिलने चाहिए, लेकिन जो इमिग्रेंट कल्चरल ग्रुप हैं उनको कोई राइट नहीं मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि इंडियंस अगर अमेरिका में जाके रहें तो इंडियंस को ऐसा कुछ राइट कल्चरल बेसिस पे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वही जो अमेरिका के अपने कल्चरल इंडिजिनस ग्रुप हों उनको कल्चरल राइट मिलना चाहिए। ये बिल किमलिका का आर्गूमेंट है। क्यों बिल किमलिका इमिग्रेंट कल्चरल ग्रुप को डिस्करेज करने की बात करती हैं कि उनको कोई राइट नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो बोलती हैं कि चूँकि बाहर के सिटीज़न ने इस बेसिस पे वो इस कंट्री में आए हैं क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल राइट और अपने एक तरह से कहूँ पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो इसीलिए उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना या उनको राइट देने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। राइट फॉर द माइनॉरिटीज़, यहाँ माइनॉरिटीज़ की ही बात कर रहे हैं कि किस तरह से मल्टी कल्चरलिस्ट माइनॉरिटी कल्चर की बात कर रहे हैं। तो 1980s के अराउंड में कई फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में जहाँ पर डाइवर्स कल्चर पाया जा रहा है वहाँ पर ये मल्टी कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट होता है। पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन इस बात का कि जो मल्टी कल्चरलिस्ट बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ कल्चर को कई तरह के कल्चरल राइट दिए जाएं, तो उनकी बातों को माइनॉरिटी कल्चर को रिकग्नाइज़ किया जाने लगा। इसी को पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन भी कहा गया।
इक्वलिटी अमंग डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग इक्वलिटी। तो अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच में अगर इक्वलिटी है तभी हम बोलेंगे कि सभी इक्वल हैं। अदरवाइज माइनॉरिटी कल्चर के व्यक्ति को अगर आप इन्फीरियर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और मेजॉरिटी कल्चर का व्यक्ति सुपीरियर है तो हम नहीं मानेंगे कि सभी लोग इक्वल हैं। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन था, ये 1980s के बाद में धीरे धीरे करके स्टार्ट हो गया कि माइनॉरिटी कल्चर के व्यक्ति को भी मेजॉरिटी कल्चर के व्यक्ति की तरह इक्वल ट्रीट किया जाने लगा और यही था रिकग्निशन की एक पॉलिटिक्स, इसको पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन कहा गया। राजीव भार्गव ने कहा कि एवरी मेंबर should have recognition in the society and a member of a community cannot be subordinate to other member in the community। तो राजीव भार्गव बहुत इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल स्कॉलर हैं। ये JNU के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने कहा कि सोसाइटी में कई कम्युनिटी हैं और अलग अलग कम्युनिटी में जो लोग हैं एक कम्युनिटी के व्यक्ति को दूसरे कम्युनिटी के सबॉर्डिनेट या इन्फीरियर नहीं ट्रीट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, देखो एक तरह से कहें दुनिया के अलग अलग कंट्री में कई तरह के आइडेंटिटी ग्रुप पाए जाते हैं और इन्हीं आइडेंटिटी के बेसिस पे हम कहते हैं कि अलग अलग तरह के कल्चर पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी ये हो गई कि आप हिंदी स्पीकिंग हैं। आप अगर हिंदू रिलीजन या किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी दूसरी आइडेंटिटी हो गई कि आप उस रिलीजन के हैं। आपकी कास्ट, आप किस स्टेट से हैं, आप किस कंट्री से हैं, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी हैं। तो एक तरह से कहें कि जो मल्टी कल्चरलिस्ट थे उन्हीं के द्वारा इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी स्टार्ट किया गया। मल्टी कल्चरलिस्ट नॉर्मली अगर हम जनरली बोलें तो मल्टी कल्चरलिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री में 3 तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, कि 3 तरह के कल्चरल ग्रुप पाए जाते हैं। अभी हमने बिल किमलिका की बात की और कहा कि 2 तरह का ग्रुप उन्होंने माना, तो उन्होंने 2 तरह के ग्रुप को माना है, लेकिन नॉर्मली और मल्टी कल्चरलिस्ट ये मानते हैं कि 2 नहीं 3 तरह के ग्रुप होते हैं। 2 तो वो जो बिल किमलिका एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक तीसरा भी होता है। तो बिल किमलिका एक्सेप्ट कर रही हैं कि इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप होते हैं और इमिग्रेंट या माइग्रेंट कल्चरल ग्रुप होते हैं। इसके अलावा और मल्टी कल्चरलिस्ट ये मानते हैं कि सब नेशनल कल्चरल ग्रुप भी होते हैं। जैसे मान लो कि आप अगर इंडियन हैं तो आपका जो कल्चरल ग्रुप होगा वो इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप होगा। साथ ही साथ अगर कोई बाहर से आया है इंडिया में और वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा अमेरिकन सिटीजन जो किसी ऐसे रिलीजन, मान लो क्रिश्चियनिटी को मान रहा है या कोई और रिलीजन और कोई कल्चर जो अमेरिका में स्पेसिफिक हो उसको मान रहा है, तो उसको हम इमिग्रेंट या माइग्रेंट कल्चरल ग्रुप कहेंगे। साथ ही साथ एक तीसरा ग्रुप भी होता है सब नेशनल ग्रुप। जैसे मान लो इंडिया में एक तरह से कहें कंट्री में बड़े लेवल पे हम बात करें तो एक नॉर्थ इंडियन कल्चर हो सकता है कि नॉर्मली हिंदी भाषा बोलते हैं लोग, हिंदी बेल्ट के लोग, और एक तरह से मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन की कुछ जनरल टेंडेंसीज़ को हम रिप्रेजेंट करना चाहें। जैसे साउथ इंडिया में इनके अगर हम डांस देखें, तमिलनाडु के, कर्नाटक के या और स्टेट जो हैं तेलंगाना, आंध्रा के, तो नियरली एक सिमिलरिटीज देखी जा सकती है। ये सब नेशनल ग्रुप है, ये सब नेशनल कल्चरल ग्रुप हैं। तो इस तरह के 3 कल्चरल ग्रुप मल्टी कल्चरलिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कि किसी कंट्री में 3 कल्चरल ग्रुप होते हैं। द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ऑल दिस आइडेंटिटीज कॉल्ड एज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे पॉलिटिक्स होता है। इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नॉर्मली कास्ट की पॉलिटिक्स, क्लास की पॉलिटिक्स या जो जेंडर पॉलिटिक्स है, इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स माना जाता है। कुछ स्टेट में कल्चर की या रिलीजन की पॉलिटिक्स भी है, जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट में भी ज़्यादातर ये डोमिनेट करता है। कुछ टाइम पे लैंग्वेज की भी पॉलिटिक्स था, जैसे हिंदी बनाम अंग्रेजी या हिंदी बनाम अदर इंडियन लैंग्वेज। तो ये सब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिक्स में आइडेंटिटी को ज़्यादा प्रमोट करने की बात या एक आइडेंटिटी को दूसरे या अन्य आइडेंटिटीज से ज़्यादा सुपीरियर मानने की बात होती है। पॉलिटिक्स ऑफ इक्वल सिटीजनशिप ऑफ लिबरल डू नॉट एड्रेस द यूनिक आइडेंटिटी। तो जब लिबरल से ये बात करते हैं कि
सभी इक्वल हैं, तो वो मानते हैं कि दुनिया में एक तरह से कहें सभी कल्चरल ग्रुप के जितने लोग हैं वो सब इक्वल हैं और सब सेम हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दुनिया में अलग अलग कंट्री में अलग अलग कल्चरल ग्रुप के लोग पाए जाते हैं जिनकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है। तो सब यूनिक सब सेम नहीं है, सब यूनिक हैं। एक तरह से ये समझिए। तो लिबरल्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि सभी की आइडेंटिटी यूनिक है। सब वो मानते हैं कि जितने ह्यूमन बीइंग हैं सब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस बेसिस पे जो मल्टी कल्चरलिस्ट हैं वो लिबरल्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। भीखू परेख, जिनका अभी हमने समझा कि वो बहुत बड़े मल्टी कल्चरलिस्ट थे, तो उनकी कुछ बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद में हमें लग रहा है कि बस एक स्लाइड और है, उसके बाद में ख़त्म। तो भीखू परेख जो कि डील करते हैं कई तरह के सोशल जो वैल्यूज़ हैं या सोशल सिस्टम हैं, जैसे मैरिज हो गया, पॉलीगैमी, कई शादियाँ, या रिचुअल्स हैं कई तरह के रिलीजियस या और भी कई सोसाइटी में होते हैं। जैसे बलि प्रथा है, पहले इंसानों की दी जाती थी, उसके बाद में जानवरों की। कई तरह के कस्टमरी ड्रेसेस हैं, इन सब चीज़ों की बात करते हैं भीखू परेख। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कल्चर का फॉर्मेशन करती हैं या हमारे कल्चर के पार्ट हो सकते हैं। हम इस बात को ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है। ऑफ कोर्स गलत हो सकता है, सही हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कभी सती प्रथा गलत सही माना जाता था लेकिन बाद में गलत हुआ। तो कल्चर की कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ गलत। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भीखू परेख बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जो राल की आइडिया है वो गलत है। उन्होंने उस राल की आइडिया को रिजेक्ट किया, जिस तरह से कम्युनिटेरियन ने भी राल की आइडिया को या कांट की आइडिया को रिजेक्ट किया था, उसी तरह से भीखू परेख जो कि एक मल्टी कल्चरलिस्ट हैं, इन्होंने भी राल की आइडिया को रिजेक्ट किया और ये कहा कि जो मल्टी कल्चरलिस्ट बिल कैमलिका हैं उनकी आइडिया पूरी तरह से सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि बिल कैमलिका कह रहे हैं कि इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप को राइट दिया जाए। जो इमिग्रेंट कल्चरल ग्रुप हैं, जो उन्होंने दो तरह के कल्चरल ग्रुप को माना था, एक इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप और एक इमिग्रेंट कल्चरल ग्रुप। तो बिल कैमलिका ने कहा था कि इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप को आप राइट दीजिए, जो इमिग्रेंट कल्चरल ग्रुप हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनको राइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भीखू परेख उनकी आइडिया को इनअप्रोप्रिएट बता रहे हैं, कह रहे हैं अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। तो भीखू परेख कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इंडिजिनस कल्चरल ग्रुप के लोगों को राइट दिया जाए, साथ ही साथ में इमिग्रेंट जो कल्चरल ग्रुप के लोग हैं उनको भी माइनॉरिटी राइट मिलने चाहिए। भीखू परेख ये मानते हैं कि जो प्लूरलिस्ट यूनिवर्सलिज्म यूनिवर्सल ह्यूमन काइंड है वो कल्चरली एम्बेडेड है, मतलब ये इंडिविजुअल सोसाइटी का पार्ट है और एक इंडिविजुअल उस पूरे कल्चर का पार्ट होता है। और एक तरह से कहें कि कलेक्टिव राइट वो प्राइमरीली कलेक्टिव राइट पे फोकस कर रहे हैं कि आप इंडिविजुअल को जो कई तरह के पॉलिटिकल राइट दे रहे हैं वो तो है ही, साथ ही साथ में जो कल्चरल राइट दे रहे हैं आप, वो कल्चरल राइट इंडिविजुअल कल्चरल राइट नहीं है, वो कलेक्टिव राइट है। तो इसकी बात वो कर रहे हैं। Thus maintaining hierarchy among minority group is not sustainable and the culture is a primary good for individual. End of history, लास्ट पीपीटी है ये। तो जब आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूएस और यूएसएसआर दो ग्रुप में वर्ड बढ़ जाता है और ये एक तरह से कहें कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। एक ग्रुप को लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम फर्स्ट वर्ल्ड मानते हैं, और एक ग्रुप को लीड कर रहा था सोवियत रसिया, जिसको हम सेकेंड ग्रुप मानते हैं। तो इनके बीच में आइडियोलॉजिकल वार चलता है, इसको हम कोल्ड वार कहते हैं। तो ये कोल्ड वार 1989 और 1990 में फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो यूएसएसआर था उसमें कई सारे कंट्री थे, उन्होंने मतलब यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है और ये आइडियोलॉजिकल वार जो है ये फिनिश हो जाता है। तो 1990 के बाद में कई सारे थिंकर हुए, उसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री नाम की एक किताब लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब, बहुत फेमस है, सीयूटी पीजी में पूछी जाती है और इनकी बातें भी पूछी जाती हैं। तो एंड ऑफ हिस्ट्री, ये इस किताब में ये कहना चाह रहे हैं कि देखो हिस्ट्री में कई तरह की चीज़ें हैं जो इवोल्यूशन होता है उसका,
जैसे कि मार्क्स ने कहा कि पहले स्लेव और मास्टर की सोसाइटी थी, फिर फ्यूडल सोसाइटी, फिर कैपिटलिस्ट आ गया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो उसके बाद में एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। तो जैसे जिस तरह से इवोल्यूशन होता है सोसाइटी में चीज़ों का, तो ये माना जा रहा था फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा कि हिस्ट्री का जो इवोल्यूशन था वो फाइनल फेज़ को हिस्ट्री में अचीव कर लिया गया है, और वो फाइनल फेज़ लिबरल वैल्यूज़ से इन्फ्लुएंस है, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज से। और ये लिबरल डेमोक्रेसी जो है यही अब दुनिया में राज करेगा। इसके अलावा कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जो दुनिया में इससे आगे आ सके। तो वो ये मान रहे थे, और उनका ये मानना था कि हिस्ट्री का एंड हो गया है, हिस्ट्री के फाइनल फेज पे ह्यूमन पहुंच चुके हैं। उन्होंने हीगल की जो आइडिया थी, जिसमें हीगल ये मान रहे थे कि नेशनलिज्म फाइनल फेज है हिस्ट्री का, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये भी रिजेक्ट किया जो मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री था, जिसमें मार्क्स बोलते थे कम्युनिज्म फाइनल फेज होगा। तो वो कम्युनिज्म की उस फाइनल फेज वाली मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन, जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री था, उसको रिजेक्ट करते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि किसी सोसाइटी के सिविलाइजेशन या किसी कंट्री के सिविलाइजेशन को समझना है तो आपको दो तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, दो तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। पहला ये कि उस सोसाइटी या उस कंट्री या उस सिविलाइजेशन में मॉडर्न साइंस का कितना डेवलपमेंट हुआ है, और दूसरा वहाँ पर जो स्ट्रगल है रिकॉग्निशन का, कई तरह के कल्चरल स्ट्रगल हो सकते हैं कि इस कल्चर को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इस कल्चर को ना रिकॉग्नाइज़ किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि कभी वेस्टर्न सोसाइटी में मार्क्स के टाइम पे एक स्ट्रगल चल रहा था प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ क्लास का, और बाद में हम देखते हैं कि जिस तरह से मार्क्स ने कहा था, कुछ कंट्री में हुआ, कुछ कंट्री में नहीं हुआ, कि उस रिकॉग्निशन में, उस स्ट्रगल में किसकी जीत हुई। तो आप इस स्ट्रगल को अगर समझ गए तो फुकुयामा के अनुसार ये है कि आप उस सिविलाइजेशन को समझ सकते हैं कि उसका आगे आने वाला फेज़ क्या हो सकता है। He said that capitalism and democracy are the basic element for understanding history। तो उनका ये मानना है कि अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो आप कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को समझिए। In Fukuyama, the historic process leads to recognition that democratic institutions are only possible template for political life of an advanced society। तो उनका ये मानना था कि एडवांस सोसाइटी में जब तक किसी की सोसाइटी में जब तक डेमोक्रेसी नहीं आएगा तब तक वो एडवांस नहीं हो सकता है। और इकॉनमी में ये कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। तो इनका मानना था कि किसी सोसाइटी के एडवांस होने के लिए लिबरल डेमोक्रेसी होना चाहिए और कैपिटलिस्ट इकॉनमी होनी चाहिए। कुछ इसी तरह की बातें एंडरसन ने भी एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा कि लिबरल डेमोक्रेसी ही मोस्ट सक्सेसफुल आइडियोलॉजी है दुनिया की। तो आज इस एंड ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ ही हम एंड ऑफ लिबरलिज्म कर रहे हैं। कई वीडियोस हम लिबरलिज्म पे ऑलरेडी बना चुके हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो उन सारी चीज़ों को देखिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा चीज़ें ना तो CVT PG में ज़रूरत हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, और ना ही अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे, इवन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे इससे कुछ ही एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी पड़ सकती हैं। तो ऐसे लोग जो CVT PG की तैयारी कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट लेवल में अभी हैं या इवन PG में हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसके लिए मैंने कई तरह के एक तरह से कहें ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस किया, चाहे वो ई ज्ञान के कोर्स से हों जो कि इग्नू का अपना फ्री रिसोर्स है, या इसके अलावा और भी कई तरह के। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो कि हमको मास्टर लेवल में रिकमेंड किया गया था हमारे प्रोफेसर के द्वारा क्लासेज में, वो था लिबरलिज्म बाय डेविड एल रोजेनाउ एंड थॉमस सिवाकर का। इसका PDF था हमारे पास, तो इसको हमने पढ़ा और इसीलिए हमने यहाँ पर आपको रेफरेंस में दिया। इसके अलावा और भी कई साइट को कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड .edu या शोध गंगा की साइट से मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कॉपी पेस्ट कर दूं, आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो कहीं ना कहीं इन जगहों पर आपको मिल सकती हैं। आप इस वीडियो के पीपीटी अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आप अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से हमको मैसेज कर सकते हैं। हम बताने की या आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।